अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो जो नए दोस्त आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमने जब ये कोर्स स्टार्ट किया था तो हमने इस कोर्स के कुछ मॉड्यूल बनाए थे। तकरीबन 12 मॉड्यूल थे। पहला मॉड्यूल हम पिछली 10-12 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और दूसरे मॉड्यूल पर हम बात कर रहे थे डेटाबेस एनवायरनमेंट का मॉड्यूल पर हम बात कर रहे थे। तो 3 लेवल आर्किटेक्चर और मैपिंग यानी लास्ट वीडियो में हमने मैपिंग पर बात की थी। और डेटाबेस मॉडल स्टार्ट करने से पहले आज हम एक वीडियो टॉपिक या एक अलग से कंसेप्ट यानी मैपिंग से रिलेटेड एक कंसेप्ट पर करेंगे। तो इस तरीके से हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद चंद मॉड्यूल हैं जो कि आपके सामने स्लाइड पर मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपको साथ साथ हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उन पर बात करेंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मैपिंग में। तो सबसे पहले हमने बात की थी 3 लेवल आर्किटेक्चर में। 3 लेवल आर्किटेक्चर में मैंने आपको एक्सटर्नल व्यू, लॉजिकल यानी कंसेप्चुअल व्यू के बारे में, इंटरनल और फिजिकल लेवल के बारे में बताया था और एंड पे मैंने आप लोगों को इनमें डिफरेंस भी बताया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैपिंग बताई थी। तो मैंने कहा था कि मैपिंग से मुराद एक लेवल के दूसरे लेवल में कन्वर्ट करने को या एक लेवल के डाटा को दूसरे लेवल के डाटा से रिलेट करने को कहते हैं। और मैंने आपको मैपिंग के 2 लेवल भी बताए थे, कंसेप्चुअल टू इंटरनल लेवल मैपिंग और एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल लेवल मैपिंग। ठीक है, तो कंसेप्चुअल इंटरनल लेवल मैपिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि उनके डाटा कैसे मैप होता है। उसके बाद मैंने एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल लेवल मैपिंग पर बात की थी। तो दोस्तों, कोई इतना मुश्किल नहीं था। फिर मैंने आपको बताया था कि यानी हम काफ़ी अर्से से 3 लेवल आर्किटेक्चर पर बात कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफरेंट लेवल किस तरह काम करते हैं। तो इस स्लाइड से आप लोगों को काफ़ी सारे लोगों को समझ आई थी। तो दोस्तों, आज हम थोड़ा सा इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और मैपिंग से रिलेटेड एक कंसेप्ट है डेटा इंडिपेंडेंस का। डेटा इंडिपेंडेंस क्या है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्योंकि हम लोगों ने मैपिंग की बात की थी तो हम डिफरेंट जो लेवल थे उनको आपस में मैप कर रहे थे या उनको रिलेट कर रहे थे। तो डेटा इंडिपेंडेंस से मुराद ये है कि हम जो एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं और जो डेटाबेस पे डाटा है उनके दरमियान जो सेपरेशन है उसको हम डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। यानी डाटा अलग चीज़ है और एप्लीकेशन प्रोग्राम अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है और यही तो जो हमारा 3 लेवल आर्किटेक्चर है उसका सबसे मेन बेनिफिट है। ठीक है, और इसका दूसरा जो बड़ा एडवांटेज वो ये है कि हम किसी भी 3 लेवल आर्किटेक्चर के लोअर लेवल में कुछ चेंज करते हैं तो वो जो ऊपर वाले लेवल हैं उनके स्ट्रक्चर या फंक्शनैलिटी को अफेक्ट या मुतासर नहीं करते। ठीक है, तो डेटा इंडिपेंडेंस की मदद से यूज़र डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं और जैसे ही वो डेटा स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो उनसे एप्लीकेशन प्रोग्राम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता या जो यूज़र डेटा को एक्सेस कर रहे हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ता, वो वैसे ही एक्सेस करते रहते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने बात की थी मैपिंग को हमने 2 तरीके में यानी 2 तरह की थी। तो इसको हम थोड़ा सा इजी से टॉपिक है। तो हम डेटा इंडिपेंडेंस भी 2 टाइप की होती है, एक फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और एक लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है? तो इसमें ऐसे होता है कि फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस में ये डेटा इंडिपेंडेंस की ऐसी टाइप है जिसमें यूज़र इस तरह करता है कि डेटाबेस के इंटरनल लेवल को चेंज करता है। ठीक है, और उसके नतीजे में कंसेप्चुअल लेवल में कोई चेंज नहीं होती। ठीक है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक डेटाबेस का फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और उस एप्लीकेशन प्रोग्राम में ना कोई तब्दीली आती है, ना कि जो यूज़र के व्यूज़ हैं यानी एक्सटर्नल लेवल पर व्यूज़ हैं उनमें कोई इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसको अमूमन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में या बाकी लैंग्वेजेस वगैरह में इस कंसेप्ट का हम अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जिसकी मदद से हम इररेलेवेंट डिटेल्स को हाइड कर लेते हैं, सिर्फ यूज़र्स को उसका एक्सटर्नल डेटा मिलता है और उससे नहीं पता चलता पीछे क्या चेंज हुई है या क्या हुआ है। इस तरीके से यूज़र के इंटरफेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इसमें डेटा ऐसे तरीके से ट्रांसलेट होता है कि ये फिज़िकली डेटा डिस्क पर स्टोर होता है और डेटा की रिप्रेजेंटेशन और एक्सेस टेक्निक हैं वो लॉजिकल व्यू पर होती हैं। ठीक है, तो अगर फिज़िकल स्ट्रक्चर या हमारा इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो अगर चेंज वगैरह हो भी जाता है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को या डीपीए वगैरह को पता होता है, लेकिन यूज़र्स को नहीं पता होता कि यहाँ क्या चेंज हुई है। ठीक है, क्योंकि यूज़र को क्यों नहीं पता होता? क्योंकि उसे जो लॉजिकल व्यू है या जो उसका व्यू है उस पर उसे कोई खास डिफरेंस नज़र नहीं आता। ठीक है, बल्कि उसको क्या पता शायद उससे ज़्यादा अच्छी एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाए। ठीक है,
तो इस तरीके से यूज़र को नहीं पता चलता। तो यही डेटा इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट है। और लॉजिकल व्यू भी कांस्टेंट रहता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूज़र जो इंटरेक्शन वगैरह होते हैं लॉजिकल व्यू पर, वो उन पर कोई तब्दीली वगैरह नहीं होती। ठीक है, तो फिज़िकल लेवल पर कौन कौन सी चेंजेस हैं जो कि लॉजिकल लेवल को चेंज किए बगैर की जा सकती हैं, तो उनके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहली जो चेंज है वो ये है कि हम फाइल की जो ऑर्गेनाइजेशन या स्टोरेज स्ट्रक्चर वगैरह उसको चेंज कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई लॉजिकल लेवल पर कोई असर नहीं पड़ता। और हम बहुत सारी डिफरेंट डिवाइसेस वगैरह अपनी डेटाबेस के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका यानी जो स्टोरेज डिवाइसेस को हम यूज़ कर रहे हैं उससे कोई लॉजिकल लेवल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी हम जो तरीका भी जैसे कि मैंने आपको फाइल ऑर्गेनाइजेशन को पहले NTFS या किसी फॉर्मेट में रखें, स्टोरेज का हम जो स्ट्रक्चर बनाना चाहें, ठीक है, लिनक्स यूज़ करें, विंडोज़ यूज़ करें, उससे कोई ग़र्ज़ नहीं होनी चाहिए यूज़र को कि वो कैसे कर रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से हम जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं कौन सी कंपनी की यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस हो रहा है, ठीक है, पार्टीशनिंग वगैरह कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उससे यूज़र को कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। उसे अपने काम यानी उसे अपना एक्सपीरियंस मिलता है, वो उससे नहीं पता चलता कि कौन सी पीछे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। ठीक है, जो तीसरी चीज़ है वो है इंडेक्सेस वगैरह को मॉडिफाई वगैरह करना। मतलब हम जैसे ही डाटा को एक्सेस करते हैं तो डाटा वो हमें फ़ौरन मिल जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये इंडेक्सेस की मदद से है। जैसे आपकी बुक का इंडेक्सेस हैं जो फर्स्ट पेज पर या बुक की लैंड पर मिलते हैं, जिनको आप खोलते हैं और आप फ़ौरन अपने मुतलबा टॉपिक पर पहुंच जाते हैं, बजाय इसके कि आप पूरी बुक कंगालें और आपके काफ़ी सारा टाइम स्पेंड हो जाए। ठीक है, तो इंडेक्सेस में चूँकि इंडेक्सेस वगैरह यूज़ होते हैं तो हम उनमें कोई ऑप्टिमाइजेशन करते हैं या नई नई टेक्निक यूज़ करते हैं। नई यानी जैसे जैसे डेटाबेस बढ़ती है तो हम इंडेक्सेस में काफ़ी सारे नेस्टेड किस्म के इंडेक्स यूज़ करते हैं, यानी बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो हम जो चेंजेस वगैरह करते रहते हैं लेकिन यूज़र को नहीं पता चलता या लॉजिकल लेवल पर कोई चेंज नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा अमूमन हैशिंग एल्गोरिथम वगैरह यूज़ होते हैं। एक कोडिंग का फॉर्मेट है जो इसकी मदद से हम डेटा को एक्सेस करते हैं, यानी हैशिंग एक टेक्नोलॉजी है जो कि हम आपको कुछ बाद यानी जैसे ही आप थोड़ा से इसमें मैच्योर होंगे इन टॉपिक्स में तो हम हैशिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो उसकी मदद से हम फाइल्स वगैरह कुछ स्टोर की जाती हैं या कुछ, लेकिन यूज़र को या लॉजिकल लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, हम फिजिकल लेवल पर जो भी चेंज करते हैं। ठीक है, और एक्सेस का जो मेथड है हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी लॉजिकल लेवल वगैरह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों अब हम दूसरा जो हमारा इसका पोर्शन है वो है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस से क्या मुराद है कि इस मुराद ये है कि हम यूज़र को कंसेप्चुअल लेवल में चेंज करता है लेकिन एक्सटर्नल लेवल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम इसमें इस तरह करते हैं कि डेटाबेस जो है उसके लॉजिकल स्ट्रक्चर में हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वगैरह डालते हैं। ठीक है, और ये जो चेंज होती है इससे हमारे यूज़र का इंटरेक्शन या एप्लीकेशन प्रोग्राम पर फ़र्क नहीं पड़ता, और इसी को हम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। ठीक है, तो कौन सी चेंजेस हैं जो कि हम लॉजिकल लेवल पर करते हैं और उसकी वजह से एक्सटर्नल लेवल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले ये है कि हम जो एंटिटीज़ क्या होती हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक मॉड्यूल ER मॉडल पर कर रहे हैं। तो एंटिटीज़ से मुराद वो चीज़ें जिनके बारे में डाटा स्टोर होता है, रिलेशनशिप जिनका एंटिटीज़ के अंदर जो रिलेशनशिप है हैज़ वगैरह का, इज़ वगैरह का जो भी है। ठीक है, तो वो होता है उसमें हम जो चेंज या करते रहते हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्सटर्नल लेवल पर। ठीक है, तो हम डेटाबेस में फाइलें नहीं ऐड करते हैं तो उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम किसी फाइल में एक न्यू फील्ड या न्यू कॉलम वगैरह करते हैं तो उससे भी नहीं फ़र्क पड़ता। हम फील्ड वगैरह की कुछ डेटा टाइप चेंज करते हैं तो उसका भी कोई एक्सटर्नल लेवल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा भी काफ़ी सारी चेंजेस हैं। ठीक है, तो वो जैसे जैसे आप डेटाबेस में आगे मूव करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि कभी कभार ऐसे होता है कि हम कोई चेंज करते हैं जो कि ऊपर, जैसे कि हमने लास्ट इस स्लाइड में और लास्ट वाली स्लाइड में बताई थी कि ये चेंजेस करते हैं तो वो इनकी तरह ही लग रही होती हैं, यानी सिमिलर टाइप लग रही होती हैं, लेकिन वो चेंजेस कुछ डिफरेंट होती हैं। तो ऐसी चेंजेस कभी कभार कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम डेटाबेस में से कोई कॉलम या कोई एट्रीब्यूट रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये कोई डेटाबेस स्ट्रक्चर से जब हम ऐसी चीज़ रिमूव करेंगे तो बजाय तो कोई फ़र्क हमें तो नहीं लगता, लेकिन काफ़ी सारा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कोई एप्लीकेशन जो कि उसके एट्रीब्यूट को यूज़ कर रही हो, सिर्फ उसी को यूज़ कर रही हो, तो वो दोबारा दौड़ना दोबारा ना रन करे। ठीक है,
तो जब भी आप ऐसी कोई चेंज करना चाहें डेटाबेस के ऊपर, तो आप लोगों को पहले उसके फैक्ट्स को एनालाइज करना चाहिए, ना कि आपको फ़ौरन चेंज करनी चाहिए, बल्कि आप लोगों को एक छोटा सा डमी टाइप आपकी एक डेटाबेस होनी चाहिए या कुछ इस तरीके से, यानी इस मॉडल को या इसकी कॉपी वगैरह करके आप उसके ऊपर या इसकी बैकअप वगैरह लेकर आप कुछ चेंज वगैरह करें और उसको रिस्टोर करें। और अगर आप एक सेंसिटिव एनवायरनमेंट में कर रहे हैं जिस पर फ़ौरन ट्रांजैक्शन हो रही है, तो आपको चाहिए कि आप इसके डेटाबेस की कॉपी बनाएं और उस पर आप इस चीज़ को परफॉर्म करें। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा डेटा इंडिपेंडेंस का टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा मॉडल का, यानी जो हमारे उस मॉड्यूल में नेक्स्ट टॉपिक है उन पर बात करेंगे कि डेटा मॉडल क्या होते हैं। ठीक है, तो कुछ डेटा मॉडल मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, और कुछ डेटा मॉडल मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस के लिए रिजर्व कर लूँगा। ठीक है, तो डेटा मॉडल वगैरह हम जब बात कर लेंगे तो उसके बाद हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कुछ कंसेप्ट रिवाइज करेंगे, फिजिकल डाटा मॉडल्स की भी बात करेंगे और लॉजिकल डेटाबेस और लॉजिकल डेटा मॉडल्स की भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ये सारा सिस्टम किस तरह डेवलप होता है। उसके बाद हम डेटाबेस की डिज़ाइन के अप्रोचेस वगैरह पर बात करेंगे कि डेटाबेस डिज़ाइन कैसे होती है। और उसके बाद जो मॉडल वगैरह बनते हैं हम उन पर बात करेंगे। फिर मैं बात करेंगे डेटाबेस को कौन कौन मैनेज कर रहा है, यानी और सबसे आखिर में हम डेटा डिक्शनरी या और वगैरह पर बात कर लेंगे और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत हम इंडेक्सेस वगैरह को भी इस टॉपिक के एंड पर, यानी इस मॉड्यूल के एंड पर कवर करेंगे। और उसके बाद हम जो ज़्यादा टाइम लगाएंगे वो ER मॉडल वगैरह पर करेंगे और इस तरीके से हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल रन करते रहेंगे। इसीलिए मैंने ER मॉडल, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसलिए मैंने इसका एक अलग मॉड्यूल दिया। ठीक है, तो अगर आप लोग परेशान हो रहे हैं तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इन वीडियोस पर थोड़ा टाइम लेंगे। ठीक है, कुछ यूज़र्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार हम जल्दी जल्दी ख़त्म करें, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी में कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट स्किप कर गए या कोई हमारा कंसेप्चुअल कोई पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टॉपिक रह गया, तो कोई खास हमारा ये इतना अर्सा या जो आप में इतनी मेहनत कर चुके हैं, तकरीबन 1.5 1.5 डज़न जो हमने वीडियोज़ अपलोड करी हैं, उन सब का बेनिफिट डाई हो जाएगा। तो ज़्यादा चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।